हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा एनवायरनमेंट स्टडीज़, यानी कि ईवीएस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 के लिए ईवीएस रहता है, तो 2023 के पेपर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पेपर आप सामने देख रहे हैं ये 2023 का पेपर है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल पूछा गया था ना यूटेट 2023 में बहुत ही बढ़िया आपका लेवल पूछा गया था, इसलिए मैं इन पेपर्स को आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और ये पेपर अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल भी नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो पेपर जो आपको मिलेगा वो 2023 का पेपर नाम दे रखा है, लेकिन वो 2023 का पेपर है नहीं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ जो यूटेट 2023 के लिए ईवीएस के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया तो कनेक्ट कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारे नोट्स और सारे लिंक वीडियो के आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन है, स्टार्ट करते हैं वीडियो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस के साथ में, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन 121 से स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य होता है? सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? सर्वे करना। टीचिंग लर्निंग में ईवीएस के अंतर्गत सर्वेक्षण का क्या उपयोग है, क्या उद्देश्य है? सुविधाओं के साथ अनोन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, या आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अब आपको सबसे बेस्ट ऑप्शंस बताने हैं नीचे दिए गए ऑप्शंस को देखते हुए। तो देखो, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 121 के लिए, राइट आंसर है 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब डी क्या बोलता है भाई? देखो, डी में दिया है ऑप्शन ए, सी और डी। ए क्या बोलता है? देखो, शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण समुदाय के साथ अनोन्य क्रियाओं के अवसर प्रदान करता है। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? सर्वे करना। ठीक है, सर्वे कर रहे हो आप, चीज़ों को देख रहे हो, तो आप सोसाइटी से कनेक्ट करते हो। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है भाई सर्वे। आकलन के एक अवसर के रूप में जो सर्वेक्षण होता है वो कार्य करता है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाने का काम सर्वेक्षण का यानी कि सर्वे का नहीं होता है। जो सर्वे के 3 काम हो गए हैं, पहला ऑप्शन ए, सी और डी, इसलिए ऑप्शन डी को हमने चूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 122। यहाँ से लेवल आपको पता चलेगा भाई किस तरीके के क्वेश्चन पैडागोजी के आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपके कंटेंट वाले आ रहे हैं। तो देखो, 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, इसमें पैडागोजी भी पूछी जाती है ईवीएस की, प्लस इसके साथ साथ आपके जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप किए जाते हैं और कुछ ईवीएस के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। देखो, सतत पोषण विकास के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग, अधिक खनिज दोहन करना चाहिए, या फिर अत्यधिक जल दोहन करना चाहिए? उर्वरक एवं कीटनाशकों का कम प्रयोग करना चाहिए? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। इसका आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखो, सतत पोषण यानी कि डेवलपमेंट के लिए आप उर्वरकों का, खेत में आप उर्वरक और कीटनाशकों का अगर आप कम प्रयोग करेंगे तो जो क्रॉप है आपकी उसको एक अच्छी मात्रा में पोषण मिलेगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 23। किसी खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः प्राथमिक जीव कौन होते हैं? जो फूड चेन होती है। देखो, ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन में फूड चेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको मिस नहीं करना है। तो इनिशियल ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली कौन सा प्राथमिक जीव होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मृतपोषी जीव भी होते हैं, या फिर परजीवी जिनको हम पैरासाइट या पैरासिटिक बोलते हैं। तो फूड चेन में सबसे पहले जो प्राथमिक जीव होते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है भाई? फोटोसिंथेसिस होता है, सिंपल आपके पता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कौन करते हैं भाई? प्लांट्स करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो भाई ये हमारा फूड चेन का क्या हो गया? प्राथमिक जीव हो गया है प्लांट। बात क्लियर है? थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपको बताना है कौन सा इनमें से नेचुरल रिसोर्स नहीं है। सर्प यानी कि स्नेक, हवा, लकड़ी का मकान, या फिर आम का पेड़। मैंगो ट्री क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। वुडन हाउस, एयर भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। स्नेक भी, एनिमल्स भी प्राकृतिक। तो ऑप्शन नंबर सी पर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे 124 के लिए। लकड़ी का मकान जो है प्राकृतिक संसाधन, इनकी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, भाई इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं ईवीएस में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षक कार्यक्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं? IEEP शुरू किया गया था, यानी कि किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखो, ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो ईवीएस में बहुत सारे डेज होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट डे कब आता है, ठीक है,
वर्ल्ड कंजर्वेशन डे कब आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे कब आता है। तो कुछ सेलेक्टेड डेज हैं जिसको हमें स्टडी करना है। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो वहाँ से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ फिलहाल क्वेश्चन पर वापस आते हैं। IEP का मतलब पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षक कार्यक्रम किसने शुरू किया, यूनेस्को द्वारा, ULO द्वारा, यूनिसेफ द्वारा या UNO द्वारा। तो देखो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ये यूनेस्को द्वारा स्टार्ट किया गया था IEP। बात क्लियर हो गई। और इसको ये भी पूछ सकते हैं कि IEP प्रोग्राम कौन से साल में शुरू किया गया था। तो ये 1975 में, 1975 में भाई ये शुरू किया गया था। बात क्लियर हो गई। इसके अलावा इसमें कौन दूसरा और कौन इन्वॉल्व है, UNEP भी, यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये भी इसमें इन्वॉल्व है यूनेस्को के साथ साथ। 1975 में इसको स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 126 के साथ में। क्या बोलता है भाई क्वेश्चन नंबर 126 की पर्यावरण की कक्षा में, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। पर्यावरण की कक्षा में समूह गतिविधि की रूपरेखा तैयार करते समय आप निम्नलिखित में से किस बात में ध्यान रखेंगे, बच्चों के हित को शामिल करना, लड़के लड़कियों को समान रूप से रोचक लगे, महंगी सामग्री का प्रयोग, या सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों हेतु बच्चों हेतु रोचक हो। तो देखो सबसे सीधे सा आंसर यहाँ पर क्या है जो नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी, महंगी सामग्री का प्रयोग करना जो है पर्यावरण की कक्षा में समूह गतिविधि की रूपरेखा तैयार करने के लिए ज़रूरी नहीं है। बच्चों के हित में जो समूह चर्चा है वो होनी चाहिए। लड़के लड़की यानी कि कोई भी जेंडर बाइज नहीं होना चाहिए। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल और रिलीजियस जैसी चीज़ें पृष्ठभूमि को हमें आधार बनाकर जो है समूह गतिविधि को देना है। तो ऑप्शन सी को यहाँ से हटा दो, बाकी सारे ए, बी और डी हमारे पास सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए पर हम जाएंगे। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्वेश्चन बोलता है भाई, क्षतिग्रस्त जंगल को फिर से तैयार करने के लिए शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। द मेजर प्रोग्राम स्टार्टेड टू रिप्लेनिश द डैमेज फॉरेस्ट। हॉर्टिकल्चर कहते हैं इसको, टिश्यू कल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं या सिल्वीकल्चर बोलते हैं। सिल्वीकल्चर यानी कि वन संवर्धन। तो क्षतिग्रस्त जितने भी जंगल हैं उसको दोबारा से रिपेयर करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं वन संवर्धन या फिर सिल्वीकल्चर। ठीक है। कृषि आपको पता ही है क्या होती है। बात करें टिश्यू कल्चर यानी कि टिश्यू जिसमें छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है भाई, हॉर्टिकल्चर होता है जहाँ पर हम वेजिटेबल करते हैं। वेजिटेबल की फार्मिंग जो होती है स्पेशली उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और ये जो हॉर्टिकल्चर है ये किस में किया जा रहा है भाई, जो बंद उसमें किया जाता है। बंद जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई जो आपने आजकल मॉडर्न डेज़ में देखा होगा कि जब हम फ्लावर्स वगैरह उगाते हैं, ठीक है, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल हो गई, तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम इसको आर्टिफिशियली रूप से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको हम उगाते हैं। तो वही हमारे क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 128। डैश के कारण भूजल समाप्त नहीं होता है। ग्राउंड वाटर विल नॉट डिप्लीटेड ड्यू टू। वनीकरण की प्रक्रिया के दौरान थर्मल पावर प्लांट की स्थापना या वनोन्मूलन की प्रक्रिया, उच्च उत्पादक प्रजातियों की खेती। तो आपको बताना है किसके कारण भूजल समाप्त नहीं होता है। तो देखो वनीकरण की यानी कि प्रोसेस ऑफ एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट लगाएंगे तो उसके कारण भूजल आपका समाप्त नहीं होगा। अगर प्लांट को आप काटेंगे, पौधों को काटेंगे, यानी कि प्रोसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन अगर आप करेंगे तो आपका अंडरग्राउंड वाटर भी खत्म होता चला जाएगा। तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129। अस्पतालों से जैविक कचरे के निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। गड्ढों की भराई करना, पुनर्चक्रण करना, भस्मीकरण करना या फिर खाद बनाना। तो देखो जैविक कचरे के निस्तारांतरण के लिए यानी कि डिस्पोज ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं भस्मीकरण, यानी कि इंक्लिनेशन, कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है निकलने वाला जो हॉस्पिटल से है उसको आप डिस्पोज नहीं करोगे, इसको आप जला दोगे, तो वो भस्मीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। पौधों और जानवरों की प्रजातियां जो विशेष रूप से एक ही स्थान पर रहती हैं वो क्या कहलाती हैं। ऐसी स्पीसीज आपको बतानी है जो एक स्थान पर रहती है, उनको स्थानिक बोलेंगे, विदेशी बोलेंगे या फिर स्थानीय बोलेंगे, विशिष्ट प्रजाति बोलेंगे। तो राइट आंसर है यहाँ पर स्थानिक होती है जिसको एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 131। फसलें जो बरसात में बोई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं। इनको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं, जायद फसल बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है भाई, जो बरसात में बोई जाएंगी वो क्या है भाई, खरीफ क्रॉप है। और रबी क्रॉप कब आती हैं, जो बरसात का सीज़न निकलने के बाद अक्टूबर के बाद से जो फसल स्टार्ट होती हैं, जैसे हमारी हो गई वीट हो गई, मेज़
मेज़ हो गई, ठीक है। तो ये सारी फसल क्या है, हमारी रबी क्रॉप होती हैं। और जायद फसल कौन सी होती हैं भाई, ये वो फसल होती हैं फॉर एग्जांपल जैसे आपके टमाटर की खेती हो गई या फिर पोटैटो आलू की खेती हो गई, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जायद फसल, इनके जायद क्रॉप बोला जाता है इनको। बात क्लियर हो रही है भाई। क्वेश्चन आता है 132, निम्न में से कौन समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन, कौन सा नेचुरल रिसोर्स ऐसा है जो समाप्त हो जाएगा, हवा है, पानी है, मृदा है या फिर वन है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 132 के लिए। तो वन हमारे ऐसे हैं जिनका कटान लगातार हो रहा है, अगर हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। जल धारण क्षमता सर्वाधिक किस में पाई जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम इन, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता होती है, रेतीली मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, रेत एवं दोमट मिट्टी के मिश्रण में। तो राइट आंसर पे जो चिकनी मिट्टी होती है हमारी, जो क्लेली सॉइल होती है, उसमें पानी को धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 134, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, बढ़ते पौधे, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती फसल या उक्त सभी। तो सबको पता है भाई, बढ़ती जनसंख्या यानी कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है वो पर्यावरण के लिए क्या है भाई, एक खतरा बना हुआ है। पॉपुलेशन बढ़ रही है यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो आपका एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा है, आपके संसाधन नेचुरल रिसोर्सों में कमी आ रही है, वनों का कटान हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण जो है खतरे में है बढ़ती जनसंख्या की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 आता है, अल नीनो क्या है। एल नीनो क्या चीज़ है, गर्म महासागरीय धारा है, समुद्री तूफान है, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ है, या टाइफून का दूसरा नाम है। तो एल नीनो है वार्म वाटर करंट, जिसको हम बोलते हैं गर्म महासागरीय धारा। तो अभी हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं भाई EVS के, इसके रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट यानी कि इसके पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड टेट में EVS से पूछे जाएंगे। इसमें पेडागोजी भी मिक्स है, इसमें आपके EVS के क्वेश्चंस है, इसमें कुछ बेसिक जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ को प्रिपेयर करके हमें EVS को स्ट्रॉन्ग करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। जो भी डाउट है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का आंसर किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम पेपर 1 EVS को आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।